हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो आइए बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि डेवलपमेंट जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो या फिर वो किसी देश का डेवलपमेंट हो, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर में टच करेंगे। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताती हूँ कि मैं जो पढ़ाती हूँ, मैं जो लेक्चर डिलीवर करती हूँ, वो बिल्कुल मेरे हैंड रिटन नोट्स में से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स का कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चले कि मैं कितनी मेहनत करके और फिर आप सबके पास लेक्चर डिलीवर करती हूँ। मेरे नोट्स जो होते हैं वो प्योरली हैंड रिटन होते हैं एंड स्पेसिफिकली दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। मतलब ये नोट्स जो हैं ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ग्लिम्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आइए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, हाउ कैन यू से दैट एवरी पर्सन इज़ हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हर इंसान का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल, एक छोटे से बच्चे का डेवलपमेंटल गोल कुछ अलग ही होता है। कोई एक बड़ा मैच्योर आदमी है तो उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ अलग होगा। एक स्टूडेंट है तो उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ अलग होगा। इस तरीके से हर इंसान का डेवलपमेंटल गोल अलग होता है। तो इस आंसर को हम जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हर कैटेगरी का जो इंसान होता है उसका अपना ही एक डेवलपमेंटल गोल होता है। जो एक शहर में रहने वाले आदमी का डेवलपमेंटल गोल है, उससे बिल्कुल अलग एक गांव में रहने वाले आदमी का डेवलपमेंटल गोल होता है। तो इसी एस्पेक्ट को हम प्रूव करते हैं विद एग्जांपल्स। आइए चलते हैं। देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए एक टेबल बना दी है, जिसमें एक तरफ तो मैंने कैटेगरी ऑफ द पर्सन्स लिखे हैं कि मतलब किस कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, और एक तरफ मैंने उसके डेवलपमेंटल गोल्स लिखे हैं। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, अ लैंडलेस रूरल लेबरर, एक ऐसा आदमी जो कि गांव में रह रहा है, जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? तो देखिए, उसके लिए डेवलपमेंट है मोर डेज ऑफ वर्क, कि उसे अच्छा खासा ज़्यादा दिन के लिए काम मिले, रोज़गार मिले। बेटर वेजेस, उसको उसकी मेहनत का प्रॉपर मजदूरी मिले। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को एजुकेशन का पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी मिले, उसके बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं, वो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक ऐसा आदमी या फिर एक ऐसा लड़का जो कि शहर में रह रहा है बट ही इज़ अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार है। उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, कि उसे बहुत अच्छी नौकरी मिले, प्रॉपर सैलरी, उस नौकरी पर उसे पैसा अच्छा मिले, एज वेल एज़ वर्किंग कंडीशन, और उसके लिए जो वर्किंग कंडीशन हो वो प्रॉपर हो एज़ पर हिज और हर एक्सपेक्टेशन। तो ये उसका डेवलपमेंटल गोल है। उसके बाद, अ गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, शहर में एक बहुत अच्छे अमीर घर की बच्ची, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है, शी गेट एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये है कि भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है उतनी मुझे मिले, और मुझे भी अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक होना चाहिए। ये उसका डेवलपमेंटल गोल है। आदिवासी, जो नर्मदा वैली के आसपास आदिवासी रहते हैं, उनका क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है? उनका डेवलपमेंटल गोल ये है कि हमें रोज़गार मिले,
उसके बाद हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, हमारी बेसिक नीड फुलफ़िल हो सके, जिन्हें हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, और आजकल तो बेसिक नीड में एजुकेशन, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो जाएं। तो ये कहता है एक आदिवासी, उसके लिए ये सब चीज़ें डेवलपमेंटल गोल हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हर इंसान का डेवलपमेंटल गोल अलग होता है। फाइन, अब हम चलते हैं मेरे नोट्स के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? समटाइम्स दीज डेवलपमेंटल गोल्स क्रिएट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। कई बार ये जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस खड़ी कर देते हैं। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का मतलब है कि इस वजह से लोगों में ओपिनियंस का क्लैश होने लगता है, क्योंकि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो और सबके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फाइन, तो इस चीज़ की अब हम बात करते हैं कि कई बार ये जो डेवलपमेंट होता है ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन खड़ी कर देता है। मतलब एक का मोटिव सॉर्ट हो रहा है, उससे सॉल्व हो रहा है, और दूसरा उस वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है। ओके, तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि समटाइम्स दीज डेवलपमेंटल गोल्स क्रिएट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। We can justify this statement with the help of following examples. अब हम इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला एग्जाम्पल, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स सेम फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, सो हर ब्रदर मे नॉट लाइक इट। अब एक लड़की ये चाहती है कि भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है उतनी मुझे भी मिले, और जो काम मैं कर रही हूँ वो भाई भी करे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई भी उस काम को पसंद करे। अब लड़की है तो शी इज़ एक्सपेक्टेड टू डू द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो, लेकिन शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि जो मैं करती हूँ वो मेरा भाई को भी करना है। मतलब हमको इक्वल ट्रीट किया जाए, लेकिन हो सकता है भाई को ये बात पसंद ही ना आए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एन इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स बट दिस में डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। अब देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके लिए क्या है, उसको तो ये चाहिए कि मेरा बिजनेस आगे ग्रो करे। तो उसके लिए क्या किया उसने, अपनी इंडस्ट्री को अच्छा चलाने के लिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दिलवाने के लिए उसने वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट करवा लिया। तो वो उसके लिए तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उस जगह पर, उस नदी के पास जो लोग रहते थे, जिनका जीवन ही वहाँ से चल रहा था, उनको वहाँ से हटना पड़ा अपना पूरा बसेरा लेके। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो बेचारे जो लोग रह रहे थे उस नदी के पास, उन लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं था। तो इस तरीके से कई बार डेवलपमेंट जो होता है वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी खड़ी कर देता है। होप आपको आंसर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मेरे नोट्स में, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय इनकम ऑफ अ कंट्री। अब आपसे ये पूछ लिया जाए इनकम ऑफ अ कंट्री, या फिर आपसे दूसरी लैंग्वेज में नेशनल इनकम पूछ लिया जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए टोटल इनकम, तो बात एक ही है। अब आप किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, चाहे टोटल इनकम, चाहे नेशनल इनकम, या फिर इनकम ऑफ अ कंट्री, बात सेम है। आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। इनकम ऑफ अ कंट्री और नेशनल इनकम और टोटल इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम मिलाकर कहलाती है टोटल इनकम, या फिर आप उसे नेशनल इनकम कह सकते हो, या फिर इनकम ऑफ अ कंट्री कह सकते हो। तो देश के जितने भी लोग हैं उन सबकी टोटल इनकम जो होती है, जो उस देश में रह रहे हैं, उनकी टोटल इनकम मिलाकर देश की टोटल इनकम, नेशनल इनकम, या फिर इनकम ऑफ अ कंट्री कहलाती है। दिस इज़ द डेफिनेशन। अब हम चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इनकम। पहले हम एवरेज इनकम के एक और दूसरे नेम की बात कर लेते हैं, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। आपसे क्वेश्चन एवरेज इनकम के नाम पर भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पर कैपिटा इनकम के नाम पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है
इनकम, एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। अब एवरेज इनकम में क्या होता है, अगर आपको एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, सारे लोगों की भारत में क्या इनकम है उसको डिवाइड भारत की पॉपुलेशन से कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। व्हेन द टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, देन इट इज़ नोन एज पर कैपिटा इनकम, या फिर उसे हम कह सकते हैं एवरेज इनकम, राइट। तो ये है। अब हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की तरफ। इस बात को ध्यान रखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड पेपर में आता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कर रखा है, देशों को कैटेगराइज करने के लिए जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने चूज़ कर रखा है वो है एवरेज इनकम का क्राइटेरिया। मतलब जिन देशों की एवरेज इनकम ये या इससे कम है उन्हें पुअर कंट्रीज़ या रिच कंट्रीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा, इस तरह का वर्ल्ड बैंक कहता है। मतलब एवरेज इनकम जो है वो वर्ल्ड बैंक के कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है। वर्ल्ड बैंक जो भी देश में कैटेगराइज करता है कि ये देश अमीर है, ये देश गरीब है, वो सारा कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे जिन कंट्रीज़ की ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ फ्रॉम 2019 की रिपोर्ट है, ये जो वर्ल्ड बैंक ने इशू की है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने कैसे कैटेगराइजेशन किया है। देखिए वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $49,300 है या उससे ज़्यादा है उन्हें रिच कंट्रीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। जिन देशों की पर कैपिटा इनकम $, में बताई गई है ये चीज़ 49,300 है या उससे ज़्यादा है, उन देशों को रिच कंट्री में रखा जाएगा। और जिन कंट्रीज़ की इनकम $, 2,500 या फिर उससे कम है उन्हें लेस इनकम कंट्रीज़ में रखा जाएगा, जिनकी संख्या लेस है। ओके, और 2019 की अगर बात करूं तो हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज जस्ट $6,700। ओके, तो इस वजह से हम लो इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। ये होता है वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसे पब्लिश करती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है। ओके, और इसमें बहुत सारे बेसिस लिए जाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको ये बताना है कि किसी देश का डेवलपमेंट इन बेसिस पे होता है, तो जो UNDP है वो जो रिपोर्ट इशू करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बेसिस बहुत सारे होते हैं। वर्ल्ड बैंक तो एक बेस पे काम करता है एवरेज इनकम, लेकिन UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके पास बहुत सारे बेसिस है जिससे वो पता लगाता है कि देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो इसमें क्या क्या बेसिस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है एवरेज इनकम, वो तो वर्ल्ड बैंक में भी है और इसमें भी है। ओके, एक है लिटरेसी लेवल कि उस देश में लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरा है हेल्थ स्टेटस कि लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितनी एज तक लोग वहाँ ज़िंदा रहते हैं या फिर कितनी एज तक एक अच्छी ज़िंदगी लोग जीते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आता है। तो ये बेसिस हैं UNDP के यूज़ करने के, और इन बेसिस पर UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है। फाइन, ये मेथड जो है इसको कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और इस पूरे मेथड को क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यूएनडीपी रिपोर्ट बनाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है, इसके लिए जो मेथड काम में आता है, जिसमें इतने सारे बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन होता है, तो उसे कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फाइन, अब हम चलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं वाई एवरेज इनकम इज़ सूटेबल क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब अगर एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करना है और ये बताना है कि भाई कौन सा देश कितना डेवलप है, तो उसके लिए एवरेज इनकम को ही क्यों लिया जाता है। ओके, हम लेने को तो नेशनल इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन हम नेशनल इनकम को क्राइटेरिया नहीं मानते देशों के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। हम मानते हैं क्राइटेरिया एवरेज इनकम को। अच्छा, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि टोटल इनकम के बेसिस पे आप देश के डेवलपमेंट तब निकाल सकते हो जब दो देशों की पॉपुलेशन सेम हो। तब तो आप टोटल इनकम को भी लेकर दोनों देशों का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हो, लेकिन दो देशों की पॉपुलेशन सेम हो, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए हम टोटल इनकम को काम में ना लेते हुए हम काम में लेते हैं एवरेज इनकम। क्यों? क्योंकि हर देश की पॉपुलेशन अलग होती है। टोटल इनकम या फिर नेशनल इनकम क्राइटेरिया तब काम आ सकता है जब दो देशों की पॉपुलेशन एक हो, सेम हो, तो डेवलपमेंट आराम से मेज़र किया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो देशों की जो पॉपुलेशन है वो सेम हो। तो इस वजह से हम क्या काम में लेते हैं, हम एवरेज इनकम क्राइटेरिया काम में लेते हैं। तो इसी के साथ आज मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करती हूँ। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ और बच्चों को भी बताएं, जिससे और बच्चों के लिए भी ये फ्रूटफुल रहे, हेल्पफुल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है और मैं इसी तरह जल्द से जल्द इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर।